के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी हमारे माननीय बादल सिंह बहुत जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए आज के कार्यक्रम की मुझे संचालन की जिम्मेदारी मिली है। जैसा कि प्रत्येक दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले कार्यक्रम चल रहा है। बहुजन सफरनामा के अंतर्गत वर्तमान नायक की जो संघर्ष यात्रा है उस पर चर्चा होती है। और जो आज के कार्यक्रम में हमारे वक्तागण हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने अभी बताया हुआ है, माननीय रूपेश बाग जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं। दूसरे हमारे वक्ता है महोदय हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और कर्पूरी ठाकुर जी का पर व्याख्यान हुआ था इनका। और हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता करने के लिए माननीय शेषराव गांगड़े जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी भी हैं और 4 प्रदेशों का इनकी जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। और जैसा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय शेषराव गांगड़े जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मुझे अनुमति प्रदान करें। माननीय शेषराव सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। अभी जुड़ी नहीं है अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ले लें जब तक। जी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे साहब अभी जुड़े नहीं है, तो मैं कार्यक्रम की अनुमति माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से मैं अनुनय करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें इजाजत दें और अनुमति दें सर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक श्रद्धे विजय कुमार बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि बहुजन सफरनामा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में शुरू किया गया है और ये लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन समाज में जो संत गुरु जन्मे हैं उनकी जीवन संघर्ष यात्रा भारत के लोगों तक पहुंचाने का या बहुजन समाज तक पहुंचाने का एक ये प्रयास है। और इस प्रयास में सभी साथियों को अपनी जानकारी, अपना ज्ञान साझा करने के लिए, उस दूसरों तक पहुंचाने के लिए सम्मान के साथ हम सभी को आमंत्रित करते हैं। जो साथी भी बोलना चाहे वो अपना हैंड रेस कर दें, और आप हैंड रेस करेंगे तो संचालक महोदय उनको जरूर उनकी बात रखने का मौका देंगे। इस निवेदन के साथ मैं आज के संचालक विजय कुमार बौद्ध जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति मिल चुकी है, तो आज का कार्यक्रम जो हमारा बहुजन सफरनामा के क्रमशः चल रहा है और लगातार अभी आगे भी चलना है, हमारे महोदय जी ने अभी आदेश दिया हुआ है। तो आज के जो कार्यक्रम की हमारे जो स्टार्टिंग है, तो हमारे पहले वक्ता है माननीय रूपेश बघेल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें आप नंबर 1 पे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए संचालक जी, नंबर 1 पे आप चरणदास बौद्ध साहब को ले लीजिए। जी सर जी।
आज के कार्यक्रम में जैसा कि अभी मैंने नाम लिया था, लेकिन किसी कारणवश कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे वक्ता हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि आज अपना माइक अपना अनम्यूट करें और आज के सफरनामा के चर्चा पर अपनी बात रखें। माननीय चरणदास प्रजापति जी, आपका स्वागत है सर। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जय भीम, नमो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जय भीम। प्रजापति जी आप नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में आइए। सब मैं नेटवर्क में हूँ सर। हाँ आप तो हैं। जी 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 जी। अभी भी वाइब्रेशन के साथ आ रही है, सही क्लियर नहीं। जी सर, आवाज आ रही? जी आ रही है जी। तो पुनः आपकी वॉइस फिर से चली गई। आप नेटवर्क में आ जाइए, जब तक हम रूपेश बाग साहब को लेते हैं। नेटवर्क में आ जाइए। रूपेश बाग साहब तभी जुड़े नहीं थे, अब जुड़ चुके हैं। रूपेश बाग जी को ले लीजिए। जी 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 सर। जैसे कि हमारे माननीय प्रजापति जी अभी नेटवर्क के इशू के कारण अभी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उनको अभी दोबारा मौका मिलेगा। तो इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हमारे दूसरे जो हमारे वक्तागण हैं, माननीय रूपेश बाग जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। मैं चाहूंगा अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले। माननीय रूपेश बाग जी। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ क्लियर है। वीडियो ऑन कर अपनी लीजिए। बात रखें। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी हाँ कंटिन्यू प्लीज। बहुजन समाज में जन्मे सारे संत गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धम्म प्रकाश भारती जी, गुरु इंजीनियर किशोर बौद्ध जी और मान्यवर बादल जी तथा पूरे देश से जुड़े राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी तथा आरबीएम। माननीय रूपेश बाग जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आपके पास? सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की अध्यक्षता मान्यवर सोसराव धांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दामन दीव तथा आज के संचालक मान्यवर विजय कुमार बौद्ध जी, प्रदेश संस्थापक उत्तर प्रदेश। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के जो बहुजन सफरनामा के वर्तमान बहुजन कंटिन्यू चल रहा है विजय बौद्ध जी, उनका चल रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। कंटिन्यू रखिए। बहुजन सफरनामा के वर्तमान न्याय की संघर्ष यात्रा पर चर्चा मुझे सुनाई नहीं दे रहा के लिए मुझे आपका आज का जो अवसर दिया गया है, मैं तहे दिल से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं आभार प्रकट करता हूं। शिक्षा के देवी परम पूज्य माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती 3 जनवरी को हुआ था। उनको नमन करते हुए मैं आज का
अपना जो ये चर्चा है मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, आप सभी को जानते हैं बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। उनका पढ़ाई बीए बीडी एलएलबी की पूरा करने के बाद बहन जी ने सर्विस एज ए शिक्षिका टीचर के तौर पर ज्वाइन किए थे अपनी नौकरी का जीवन। उसी के साथ उनका बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम में लिखा गया है, जैसे फर्स्ट महिला युवा मुख्यमंत्री या पहले शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री तथा पूरा देश में से पहले 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम में रिकॉर्ड ये है। साथियों, बहन जी वोटिंग क्लब के हरिजन वाले शब्द का विरोध करते हुए जब सेंट्रल लीडर सोशल जस्टिस को उन्होंने बार बार अपना विरोध जताया, वहीं से उनका जो नीडर लीडरशिप का वहीं परिचय मिला था। और उसी से बहन जी ने कभी अपने जीवन को और पीछे मुड़ के नहीं देखे। हम सादर प्रणाम करते हैं मान्यवर कांशीराम साहब को, जो बहन जी जैसा लीडर को, एक तराशा हुआ लीडर को हमारे सम्मुख को प्रस्तुत किए और बहन जी ने अपनी अंदर का जो लीडरशिप को बहुत ही सुंदर और पूरे हमारे समाज के उद्धार के लिए निशावर कर दिए। साथियों, हम जब युवा अवस्था में होते हैं तो हमारी सभी की एक उपेक्षाएं रहते हैं, आशाएं रहते हैं कि मैं अपनी घर संसार करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, काफी सारे सुख सुविधा उपभोग करूंगा, अपनी बाल बच्चे, ये सब संसार के इसी में हम लोग डूब जाते हैं। उसी समय एक महिला अपनी पढ़ाई लिखाई पूरे करने के साथ साथ समाज के उद्धार के लिए वो एक कलेक्टर बनने की आशाएं रखते हैं कि कलेक्टर बन के मैं अपने समाज का किस तरह से सेवा कर सकूं। उसी समय उनके जो संघर्षमय जीवन में अंतरकाल में एक उनका टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है, जो मान्यवर कांशीराम साहब उनको खोज के निकालते हैं और उनकी जो माइंड का जो चिंतन है उसको वो परिवर्तन करते हैं। कांशीराम साहब के बातों से बहन जी प्रभावित होकर के जब इस महाआंदोलन में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे देश की स्थिति और खास करके बहुजनों का जो स्थिति था बहुत ही दयनीय अवस्था था। इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए कांशीराम साहब को खुद कौड़ी के मोहताज होना पड़ता था। उनका जीवन को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो संगठन बनाने के लिए, वो चाहे अपनी सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम जनता को जुगाड़ करने के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो गली कुचबे और गांव तक घूम कर लोगों के अंदर बाबा साहब हमारे जो महापुरुषों का संघर्ष जीवन के बारे में उन सबको जानकारी दे रहे थे। उसी समय एक महिला आते हैं और उनके इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। वे अपने पूरा जीवन काल में काफी सारे लोगों को ये सोचते हैं कि उनको विरासत में मिल गया, लेकिन माफ कीजिए, बहन जी को कोई भी चीज विरासत में नहीं मिला। उन्होंने अपनी युवावस्था में एक 24-25 साल की एक लड़की बन के वो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ अपनी जितने भी उस समय के हमारे लड़ाकू बहुजन आंदोलनकारी थे उन्हीं के साथ कंधों से कंधे मिलाकर बहन जी साइकिल चला करके जा करके मूवमेंट को आगे बढ़ाते थे।
उनके पास हमारे बहुजनों का काफी सारे संघर्ष जीवन का ज्ञान था, उसी को वो पूंजी बना करके आगे बढ़ रहे थे। हम अगर उनका संघर्ष जीवन को अगर तकनीकी से अगर देखें, उसको अगर सही अगर स्टडी करें, तो उनके पास मतलब इस देश को चलाने का पूरा हुनर उनके पास है। उनके जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, वैचारिक, उसके साथ साथ उनके जो तजुर्बे हैं, जो आज इस देश में बहुजन आंदोलन को वो टिका के और बचा के रखे हैं। इसके साथ साथ उनके जो लीडरशिप के क्वालिटी है, उनके अंदर जो क्षमता है, इस देश के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं, सिर्फ और सिर्फ बहन जी को उनका हमेशा से डर रहता है। बहन जी अपनी जो DS4 का जो सामाजिक आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब जो बनाए थे, उसके साथ साथ जो BSP भी जो बनाए थे, उन सामाजिक आंदोलन में भी उनके साथ साथ वो काम करते थे। और राजनीतिक पार्टी भी जब बना, उसमें भी वो साथ साथ एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी योगदान देते थे। बहन जी जब नौकरी में भी थे, उस समय वो आपके बामसेप, हमारे जो नौकरी वाले भाई बंधु थे, उनको जुगाड़ करने के लिए, उनको मूवमेंट सिखाने के लिए बहन जी बामसेप का भी मीटिंग खूब लेते थे। यहाँ तक मिलता था कि हमारे काफी सारे साथी बताते हैं कि बहन जी दिल्ली में आके छोटे छोटे कस्बों में जाते थे, साइकिल में आते थे, फिर बस पकड़ते थे और रात के अकेले। उनका निडर ये सब क्षमता रहता है, देखने से हम सारे लोगों को काफी सारे प्रेरणा मिलती है। बहन जी ऐसे छोटे छोटे मजबूत के साथ काम करते हुए आगे बढ़े थे। और उनको एग्जाम्पल के तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब ने काफी सारे बाई इलेक्शन, चाहे वो बिजनौर का हो या फिर कैराना का हो, काफी सारे जगह में बाई इलेक्शन लड़ा करके बहुजन के आंदोलन आगे बढ़ रहा है कि नहीं, लोग उसको समझ रहे हैं कि नहीं, इसके टेस्ट में बहन जी को उन्होंने काफी सारे जगह में खड़ा किए थे। लेकिन काफी सारे टेस्ट में, कांशीराम साहब के काफी सारे टेस्ट में बहन जी ने खड़ा उतरे थे। उसी के बदौलत जब 93 से पहला समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह सरकार के साथ उनका सरकार बना 4 महीना का, उसके साथ जो बाकी 2 बार बीजेपी के साथ उनका कोalition गवर्नमेंट बना 6-6 महीना में, उसी 6-6 महीना में जो जितने सारे वो काम किए वो आज भी रिकॉर्डेड है, और वैसे कोई भी लीडर इस भारतवर्ष में नहीं कर पाए। ये उनका विचक्षण बुद्धि का परिचय है। उसके साथ साथ 2001 में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी को 2001 में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने उत्तराधिकारी बना करके पार्टी के काफी सारे जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंप दिए। और मान्यवर कांशीराम साहब 2002 में उनका महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद एक महिला, आप सभी साथियों सोचिए, एक महिला लीडर के ऊपर, कंधे के ऊपर इतने बड़ा बोझ कि देश के एक तो नेशनल पार्टी को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और नेशनल पार्टी को संभालना और उसको जीवित रखना और एक तो सबसे बड़ा कठिन काम है। लेकिन बहन जी का जो विचक्षण बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है, उसी के लिए बहन जी ने 2007 से 2012 का अपना बहुजन समाज पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट में लाए। और वो सरकार लाने के बाद उन्होंने जो काम किए आज भी इतिहास में वो अमर है। क्योंकि इस देश में काफी सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बहन जी का जो काम वो 5 साल में एक उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या है, वहां पर उन्होंने जो काम किए वो शायद
इतिहास आज तक किसी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। लेकिन वो कमियां शायद हम लोगों में है, जो हम जनता को या फिर पब्लिक के पास जा करके हम उसको बता नहीं पाते हैं। ये कमियां हमारे पास है। उसके साथ साथ उनके जो 5 साल के सरकार में बहन जी ने 15 जिले अपने बहुजन महानायकों के नाम में बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 500 हाई स्कूल बनाए, 200 इंटर कॉलेज बनाए, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 5549 प्राइमरी स्कूल खोले, 606 विश्वविद्यालय बनाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाए, 100 ITI कॉलेज खोले, 24 हॉस्पिटल बनाए, 23 पुलिस स्टेशन खोले, 23 तो आपका RTO ऑफिस खोले, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम में एक तो रिनाउंड मेडिकल कॉलेज खोले, जिसमें कोविड के समय में वही कॉलेज आज कोविड के समय में उत्तर प्रदेश के जनता के लिए उनको बहुत बड़ा सहायता हुआ। बहन जी का सोच, जब उनका 2007 में सरकार बना, 1 महीना के अंदर, 1 महीना के बाद ही उन्होंने सबसे पहले जो समाज के सबसे निचला वर्ग कहा जाता है, हमारे वाल्मीकि समाज, जो सफाई कर्मचारी बोलते हैं या फिर सफाई काम से जुड़े रहने वाले, उन समाज को उन्होंने 1,08,000 भर्ती परमानेंट पोस्ट उन लोग को दिए थे। उनके साथ साथ 40,000 पुलिस का भी भर्ती किए थे। उनके साथ साथ जितने भी बैकलॉग था, बैकलॉग जो बेकार का समस्या अभी हमारे देश में बहुत बड़ा होकर के उभर रहा है, बहन जी ने अपनी 5 साल की सरकार में सभी नौकरियां में भर्ती कर दिए थे। उसमें से अपने जितने भी रिजर्व पोस्ट थे, सभी में हमारे बहुजन समाज के, चाहे SC ST OBC हो या माइनॉरिटी हो, काफी सारे लोगों को उस समय में रोजगार मिला था। जो आज भी वो अभी बोल रहे हैं, अभी 2022 में जब हम लोग इलेक्शन प्रचार के समय में देख रहे हैं, लोगों का उनका रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये सब सारे चीज बहन जी ने करके 5 साल में दिए थे। लेकिन शायद गलतियां हमारे में है, जो हम लोग बहन जी का जो 5 साल का उनका काम को हम लोगों के पास पहुंचा नहीं पाए। दूसरी बात है, अभी काफी सारे लोग, और सबसे बड़ा चीज बहन जी का है कि वो डंका के चोट में पूरे मीडिया के सामने में बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोई भी पूंजीपति से चंदा लेके सरकार नहीं बनाएगा। लेकिन हम इस मैसेज को भी हम अपने लोगों के पास नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके साथ साथ बहन जी जब बोलते हैं कि मुझे अपने लोगों के पैसों से हमें सरकार बनाना है, लेकिन समझदारी हम में नहीं हो पाता है, और कितना दूरदृष्टि है कि बहन जी ने एक सशक्त सरकार बनाने के लिए अभी जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारे योगदान रखना बहुत जरूरी है। और 2022 में ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सरकार आ जाता है, तो ये जो छोटे बड़े दुकानें खोल करके जो ये बहुजन BSP को रोकने का जो काम कर रहे हैं, उन लोग का शायद सफाया हो जाएगा। क्योंकि एक नेशनल पार्टी, हमारे लोगों में समझ का इतनी कमी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अगर सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन कर रहे हैं तो राजनीतिक को हमें देखना नहीं है। हम अगर धार्मिक आंदोलन में शामिल हैं तो हमें राजनीतिक को छोड़ देना है। लेकिन बहन जी सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन को साइमल्टेनियसली एक ही तरीका से उनको चला के और जिंदा रखे। ये बहन जी का देन है कि आज बुद्ध धम्म
भारत में बढ़ रहा है या बचा हुआ है। ये बहन जी का ही दम दिया हुआ है कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हमारे लोगों के ऊपर होने वाले कुछ जो अन्याय अत्याचार कम हो रहा है। सिर्फ बहुजन के जितने भी राजनीतिक पार्टी देश में जो खोले हैं, इनको किसी को, दूसरे जो पार्टी हैं, इनको किसी को डर नहीं है सिवाय बीएसपी का। तो इसी के साथ मैं आज के हमारे इस बहुजन आंदोलन के सफरनामा में मैं बहन जी को, बहन जी के ऊपर आज मेरा जो जितना चर्चा था बोलने का, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और आरबीएम ने जो मुझे बोलने का इस मौका दिया था, मैं सभी साथियों को अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूं तथा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। संचालक जी माइक को म्यूट करिए। बहुत बहुत साधुवाद सर, माननीय रुपेश बाग जी, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी हम सब साथियों को कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जीवन चरित्र पर आपने जो चर्चा रखी, जो आपने इतिहास बताया, जो आपने पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्डेड चीजें बताई, उन चीजों से कहीं ना कहीं आज जो कमी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने में अगर ढूंढ लें, हो सकता है कि वो कमियां दूर करने में और आगे उस चीज को ध्यान देने में कामयाब हो जाए। लेकिन कमी हमारे में ही है, जैसा कि माननीय रुपेश बाग जी ने अभी बताया। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जो दूसरे वक्ता हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सर माननीय चरणदास प्रजापति जी, आपका स्वागत है सर। माननीय प्रजापति जी, आवाज सुन पा रहे हो तो माइक अनम्यूट कर लें सर। बोल रहे हैं पहले से। जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर। करुणा के जनक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सत नमन। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में सत नमन एवं सभी संतों गुरुओं के चरणों में सत नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध साहब जी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे आचार्य जी इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम एवं सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी गणों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय शेषराव भांगड़े जी एवं वक्ता माननीय रुपेश बाग जी एवं संचालक माननीय विजय कुमार बौद्ध जी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि ये कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है बहुजन सफरनामा, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारे सम्मानीय संस्थापक जी की ओर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, और हमारे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह निस्संदेह बहुत ही सराहनीय कदम है और हम एक सप्ताह से करीब इस बात में चर्चा कर रहे हैं और कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हो रही है। तो मैंने टॉपिक चुना
जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को। कल के कार्यक्रम में सम्माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय एवं संस्थापक महोदय जी की ओर से विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है, लेकिन मुझे लगा कि अभी ऐसे महापुरुष के बारे में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ छूट गया है और हालांकि मैं इतनी अधिक जानकारी तो नहीं रखता हूँ, फिर भी मेरा प्रयास है कहीं पर यदि घटनाक्रम का दोहराव आता है या कोई ऐसी बात आती है जो दोहराई जाती है, तो उसके लिए मैं अपने पूर्व वक्ताओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम में जैसा कि जननायक शब्द का प्रयोग किया गया है, इन्होंने ऐसा सराहनीय कार्य किया है अपने जीवन में कि उन्हें जननायक की उपाधि से विभूषित किया गया। आपका जन्म 24 जनवरी 1924 और 17 फरवरी 1988 को देहांत था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंझिया, जिसे कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्रद्धेय गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रद्धेय दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम भी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे। आप 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। यह बहुत ही अनुकरणीय बात है। ऐसे समय में जबकि बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा हो और इतनी बड़ी सफलता मिली हो जिनका कि कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो मिसाल कायम की है सदाचार की, और कहना चाहिए कि एक स्वच्छ छवि बनाने का प्रयास किया है। अपने जीवन में कहीं किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग उनको गलत साबित कर सकें। बिना लोभ लालच के अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की सहायता स्वीकार नहीं की। अपने बलबूते पर ही अपने जो उनका आर्थिक स्रोतों से जो आय होती थी उसी के बूते उन्हें आगे का कार्य करना होता था। वह किसी से आर्थिक सहयोग लेने के बारे में बहुत स्वाभिमानी थे। जैसा कि पहले से हमें मालूम है कि उन्होंने इंदिरा जी के द्वारा कहे जाने पर भी अपने बेटे की सर्जरी नहीं कराई। उन्होंने किसी के सामने सम्मान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें कभी कभी सहायता के लिए भी लोगों से आग्रह करना पड़ा। जैसे कि एक बार विधानसभा कार्यवाही चल रही थी, उन्हें अपने निवास तक जाना था और अपने एक साथी से उन्होंने गाड़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप अपने भरोसे पर और अपने साधन से जाना ठीक समझा और हमेशा मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने केवल रिक्शे का प्रयोग किया। कहीं भी आना जाना होता था तो रिक्शे के माध्यम से ही होता था। उन्होंने अपने बेटी की शादी में किसी को निमंत्रण नहीं दिया इस तरह, जैसे कि आज हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर शो सपाटा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रोक लगा दी कि जो भी आसपास के हवाई अड्डे हैं उनके गृहग्राम के,
वहां पर हवाई जहाज उतरने की अनुमति न दी जाए, ताकि कोई भी जाने अनजाने भी ना उनके इस कार्यक्रम में शामिल हो। एक सादगी पूर्ण जिंदगी जीने के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है, वह सदा अनुकरणीय है। दुख की बात यह होती है कि हम ऐसे महापुरुषों को याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। यह तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का महान कार्य है, जो कि हमें इस बारे में याद करने का मौका मिला है। कुछ और संस्मरण हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा। सम्माननीय कर्पूरी साहब जो एक बार, हालांकि साधनहीनता उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकी। 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में, जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन्होंने नेताओं में चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल, बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थे। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब निहितार्थ समझ गए, फिर हंसे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे, आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्र हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा, इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिए, दूसरा कोई काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि सहज जीवन शैली के धनी कर्पूरी जी राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। ऐसे महान सामाजिक परिवर्तन के योद्धा कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कहने का तात्पर्य यही है कि कर्पूरी ठाकुर साहब ने बहुत कड़ा जीवन संघर्ष किया। और भी हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें हम प्रकाश में नहीं ला पाते हैं। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में अध्ययन करें, विचार करें और फिर अपने समाज में इसकी चर्चा करें। मैंने अपने दिन में अपने सहभागियों से, साथियों से चर्चा की। हमारे एक साथी ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब की पत्नी बकरियां चराती थी। तो डीएम साहब को विश्वास नहीं हुआ कि ये एक मुख्यमंत्री की पत्नी हो सकती है, लेकिन जब पास में जाकर पूछा तो यह बात सच साबित हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जननायक जी गुदड़ी के लाल थे। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया जो कि हमें अभी तक ज्ञात नहीं है और ज्ञात करना चाहिए। और हमें उनके जीवन के आदर्शों का अनुकरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा समाज है, दबा कुचला समाज है। इसे गरीबी में भी रहकर और बड़े काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के जीवन संघर्ष को सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु। बहुत साधुवाद माननीय चरणदास प्रजापति जी, आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में जानकारी दी, जो जिनके बारे में वास्तव में हमें कोई जानकारी नहीं थी।
उनका नाम इसके पहले नहीं सुना था और उनके बारे में जानने का मौका भी मिला और मुझ जैसे कई अज्ञात लोगों को भी ये जानकारी मिली होगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर बहुजन नायक का जो सफरनामा चल रहा है इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। माननीय विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, जी सर। अपने RS रवि साहब ने हैंड रेस्ट किया था तो उनको भी बुलवा दो और अपने ये राम प्रसाद बौद्ध साहब भी हैंड रेस्ट करें, 2 साथी बुलवा दो, फिर मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब को बुलवा देना। जी जी कार्यक्रम जैसे कि अभी जानकारी मिली है महोदय जी के द्वारा, जो हमारे सीनियर हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं RS रवि साहब, मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेज कर रहे थे तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें सर। माननीय RS रवि साहब। माननीय RS रवि साहब। संचालक जी, धोखे से भूल से हैंडरेस हो गया था। दरअसल कोई बात नहीं, मैं एक जगह मीटिंग में बैठा हूँ, इसलिए मैं अपने विचार नहीं दे पाऊंगा। तो संचालक जी अपने हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। मैं आप सभी का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। कोई बात नहीं सर। आगे जो हमारे दूसरे साथी हैं माननीय राम प्रसाद जी, आपका भी यहाँ हैंड रेज हुआ था तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद जी, आपका हैंड रेज हुआ था तो आप अपनी बात रखें सर। आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही सर, आ रही। तो सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार के अध्यक्ष हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारतीय साहब, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं संचालनकर्ता महोदय तथा इस वेबिनार में बहुजन सफरनामा में देश से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुधाय जय भीम। ये जो बहुजन सफरनामा का कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और हमारे समाज में ऐसे महापुरुष जिनको इतिहास ने कहीं न कहीं गौन करके रखा और उन महापुरुषों पर हमारे लोग, हमारे समाज के लोग या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो चर्चाएं हो रही है वो बहुत बड़ी बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर पहले बिहार और झारखंड सम्मिलित था, मैं उसी प्रदेश से आता हूं और उनका जो कार्यकाल रहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, तो 1952 में देश का जब पहला आम चुनाव हुआ तो उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता और जीतने के वो जब तक जीवित रहे वो कभी चुनाव नहीं हारे। एक उनकी सादगी का एक बड़ा मिसाल है। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, बोले पूरी बात रखिए। जी जी जी। तो एक बड़ा मिसाल कि जब तक वो जीवित रहे 1952 के बाद वो कभी चुनाव हारे ही नहीं। इसके बाद उनके जीवन काल में कई ऐसे घटनाएं हुई जिसको कल से उनके जीवन पर जो घटनाएं हैं उन पर चर्चा हो रही है। उसमें कुछ
चर्चाएं जो छूट गई है, मैं कलेक्शन करने का जो उपाय किया है, जो पढ़ा है, उस पर मैं कुछ अपनी बात को रखता हूं कि जब उन्होंने पहली बार 1952 में आम चुनाव जीते तो बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल ऑस्ट्रिया जाना था। ऑस्ट्रिया जब जाना था, इनको जाने का हुआ तो इनके पास अपना कोट नहीं था। जब अपना कोट नहीं था तो इन्होंने एक साथी से कोट मांगा, और कोट मांगने के बाद वो भी कोट मिला तो फटा हुआ कोट मिला, और वही कोट पहनकर वो ऑस्ट्रिया गए। और ऑस्ट्रिया जब वो जिस सम्मेलन में शामिल हुए तो वहां एक प्रतिनिधि मंडल के लोग जो थे, उन्होंने देखा कि भाई बिहार के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इनका कोट फटा हुआ है, तो उन्होंने एक नया कोट खरीद कर और इनको भेंट किया। इसके बाद में और इनके जीवन में कई ऐसे काम है कि जब इनकी मां का देहांत हुआ, तो मां का देहांत जब हुआ तो इन्होंने जो हमारे यहाँ जो ब्राह्मणी व्यवस्था का रीति रिवाज है, श्राद्ध कर्म करना, 3 दिनों का हमारे यहाँ बिहार झारखंड में श्राद्ध कर्म होता है। 10वां मृत्यु के 10वां दिन 10 कर्म, 11वें दिन भोज और 13वें दिन बरखी का कार्यक्रम होता है। तो इन्होंने उस समय ये कार्यक्रम को नहीं किया, जो ब्राह्मणी व्यवस्था का कार्यक्रम था वो नहीं किया, और उस पैसे को बचाकर इन्होंने गांव में गरीब असहाय बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। तो ऐसे थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर। ऐसे ही इनको जननायक नहीं बोला जाता है, इनका कई ऐसे जो काम है, जिन्होंने ऐसे काम अमिट छाप छोड़कर जो गए हैं, जिनके लिए आज हम उनको याद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का इतिहास को इस देश के, इस स्टेट के इतिहासकारों ने कहीं न कहीं गौण रखा और उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। इसी कड़ी में एक बात और मैं बता दूं कि मैं इसी से पहले बिहार स्टेट से ही आता था, तो उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो बहुत जर्जर थी, और एक अंग्रेजी जो पाठ्यक्रम था हमारे लोगों के शिक्षा में, वो बहुत लोग हमारे जो गरीब गुरबा के बच्चे थे वो बिना अंग्रेजी में पास किए मैट्रिक पास नहीं करना था, तो वो ज्यादातर लोग फेल हो जाया करते थे। तो ये बातें उनको कहीं ना कहीं लगा कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, क्योंकि उस समय हम लोगों का जो समय था तो उस समय 6ठा क्लास से अंग्रेजी शुरू ही होता था। अब तो भाई नर्सरी से ही इंग्लिश से शुरू होता है, लेकिन हम लोगों के जमाने में 6ठा से इंग्लिश शुरू होता था, और ज्यादातर मैट्रिक में जाते जाते हमारे लोग फेल कर जाते थे। तो हमारे जननायक ने किया क्या कि उसको उन्होंने अंग्रेजी के अनिवार्यता को खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद किया क्या, वो विदाउट इंग्लिश मैट्रिक आप पास कर सकते हैं। तो ऐसे मैं भी हालांकि उसी डिवीजन, उसी समय का हूं, तो उस डिवीजन का नाम कर्पूरी डिवीजन लोगों ने रख दिया, बिना विदाउट इंग्लिश पास के। तो इस तरह से उन्होंने काम किया, और अभी वर्तमान में देखा जाए तो उनके नाम पर एक जननायक ट्रेन है, जो उन्हीं के नाम पर ट्रेन में खोली गई है रेलवे मंत्रालय द्वारा, जननायक एक्सप्रेस ट्रेन। तो उस ट्रेन की जो खूबी है कि उस ट्रेन में कोई स्लीपर नहीं है, कोई एसी नहीं है, जितनी भी बोगियां हैं वो जनरल क्लास की बोगियां हैं, और वो ट्रेन दरभंगा से अमृतसर तक जाती है, और उसमें केवल और केवल जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वही लोग उस ट्रेन में सफर करते हैं। मुझे संयोग से नौकरी के दरमियान में उस जिले में, जिस जिले में समस्तीपुर में जो उनका जहां घर है, संयोग से हम लोग का पुलिस लाइन उसी के आसपास कर्पूरी ग्राम के पास ही है, तो मुझे वहां भी रहने का और वो सब देखने का मौका मिला। इनका जो जहां इनके नाम से जो स्टेशन है, इनका जो गांव है, वो मैं देखा, क्योंकि मैं वहां नौकरी किया हूं। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये हमारे जो जननायक
कर्पूरी ठाकुर थे, जनता के नायक थे। और एक बार मैं बता दूं कि इस तरह के जननायक जैसे हमारे झारखंड में भी एक हुए, जो जिनको हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, मेरा एक आग्रह है कि हमारे झारखंड के जो जननायक बिरसा मुंडा हैं, उनके जीवनी पर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे कई हमारे महापुरुष हैं जिनके जीवनी पर चर्चा होनी चाहिए। तो मैं इनकी जीवनी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनकी जीवनी में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको 5-10 मिनट में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन था संघर्ष का ही जीवन था। और अपना पूरा जीवन काल अपने गरीब गुरबा के लिए ही, अपने पूरा जो ऐशो आराम को त्याग कर वो गरीब गुरबा के ही काम में अपना जीवन को लगाया। तो ऐसे महापुरुषों को एक बार सत सत नमन। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर से एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। संचालक जी आगे बढ़ाइए। बहुत साधुवाद सर माननीय रामप्रसाद बौद्ध जी को, जो प्रदेश संयोजक है हमारे झारखंड के। उन्होंने अपनी बात रखी और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अपना जो उनके संज्ञान में जो बातें थी उनको बताया। और इसी के बाद में अब हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, समय के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने इस सफरनामा पर अपने विचार व्यक्त करें, अपने विचार रखें और हमें अपनी जानकारी से अवगत कराएं। माननीय बादल सर, आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत साधुवाद। सभी महापुरुषों को सादर वंदन। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और सभी मान्यवरों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन सफरनामे की शुरुआत तथागत से प्रारंभ होती है और बाबा साहब तक क्रमबद्ध तरीके से ये चलती है। 6 दिसंबर 1956 के बाद इस कार्यक्रम में थोड़ी धीमी गति होती है। इसके पीछे के कारण उस समय के अनुसार विभिन्न प्रकार से रहे होंगे, जिनको आचार्य जी ने कैडर के माध्यम से अधिकतर साथियों को बताया है और संस्थापक जी के द्वारा बहुत बार कई सभाओं में इसको बहुत अच्छे से रखा है। 18 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने अपने साथियों के साथ 2 बातों पर ध्यान केंद्रित किया था। पहली शर्त उनने ये रखी थी कि हमको शासनकर्ता जमात बनना है और दूसरी शर्त भारत को बौद्धमय बनाएंगे। बहुजन समाज का सफरनामा इन्हीं कार्यों पर आधारित तथागत से लेकर और बाबा साहब तक हमको कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में, कहीं समाज के वेलफेयर कार्यों के रूप में सभी महापुरुषों का दिखाई देता है। अब इन 2 कार्यों को पूरा होने में असमानता
सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद बाधा के रूप में खड़े होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ा कारण हमारी अशिक्षा और आपसी अनबन और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस पर आम राय न बनने के कारण ऐसी दुर्गति होती है। तो 56 से लेकर आगे तक ये गति रुकी रही। सामाजिक प्रेरणा स्रोत मानवर कांसीराम साहब के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस बहुजन सफरनामे के जो आज हमारे सामने दिखाई देती हैं बहुजनों के कार्य, बहुजनों के नेतृत्वकर्ता, लीडर और बहुजनों के संगठनों के कार्यकर्ता, उन सबके कुशल इंजीनियर मानवर कांसीराम साहब और उनके द्वारा तैयार किए गए कैडर थे। नौकरी के दौरान जातिगत भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार के मार्गदर्शन को गहनता से अध्ययन कर बहिष्कृत भ्रमित समाज को एकजुट करने में मानवर साहब जुट जाते हैं और प्रथम तौर पर बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की एक स्थापना करते हैं, BRC। मानवर साहब की पहली और आखिरी मात्र एक रचना है जो 24 सितंबर 1982 को प्रकाश हुई थी, चमचा युग। 50 वर्ष के अंतराल के बाद 24 सितंबर 1932 को जो घटनाक्रम हुई थी, जो कम्युनल अवार्ड के बदले में हमारे ऊपर थोपी गई थी, कम्युनल अवार्ड की सोच और कम्युनल अवार्ड की सोच के जो फायदे हमको मिलने थे, उसके बदले में हमारे ऊपर पूना पैक्ट जो थोपा गया था 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 से लेकर और 24 सितंबर 1982 तक 50 वर्ष पूरे होते हैं। और इन 50 वर्षों के अंतराल पर इस सफरनामे में कितनी मिलावट हुई, इन सब का जिक्र एक टूल्स के रूप में मानवर साहब रखते हैं कि जो बाबा साहब के सफरनामे से और अथक मेहनत से जो समाज को नेतृत्व प्रदान होना चाहिए था, वो नेतृत्व अब चमचा युग में परिवर्तित हो गया है। अब समाज में और नेतृत्वकर्ताओं में चमचे नजर आते हैं और मुझे इन चमचों से समाज का भला होता दिखाई नहीं देता है। तो 50 वर्ष के इस अंतराल में जो कमियां हुई, उनकी माइक्रो स्टडी मानवर साहब के द्वारा की जाती है और माइक्रो स्टडी के आधार पर वो अध्ययन करते हैं कि हमारे लिए संगठन को चलाने के लिए जो मानवर बाबा साहब के द्वारा जो देन अच्छी नौकरियां और अच्छी नौकरियों से अच्छी वेतन और सैलरी पाने वाले साथी हैं, उनको तैयार करते हुए पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10वां हिस्सा समाज को लौटाने का आह्वान किया। सफरनामे की शुरुआत मानवर साहब की RPI के सक्रिय सदस्यता से प्रारंभ होती है और 1971 में पूना में RPI और कांग्रेस के बीच की गैर बराबरी समझौते के कारण नेताओं से कलह हो जाने पर इस्तीफा देकर वह उत्तर भारत की ओर आते हैं। तो जो बहुजन सफरनामा है, उन सबका पायोनियर और वर्तमान के लीडर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं लंबे समय से, माननीय बहन जी की चर्चा कर रहे हैं, वो उपज मानवर कांसीराम साहब की सोच के द्वारा तैयार की हुई बहन जी थी। इनको आज हम एक नेता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनके शासन को भी सबने देखा है। लेकिन
देख और रखरखाव न करने के कारण अच्छी घर में कचरा भर जाता है, रखे हुए भोजन में भी गंदगी हो सकती है। ज्यादा समय तक अगर उसका सही से उपयोग नहीं किया गया तो वह भी फंगस युक्त हो सकता है। समय समय पर हमें अपने इस संगठन को दुरुस्त करने के लिए मोरल कैडर चाहिए, फुल टाइम वर्कर चाहिए और फुल समर्पण के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। मात्र भाषण करने से, भाषण सुनने से, बुद्धि विलासता से हमारा काम आगे नहीं बनेगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी साथियों से आह्वान करती है, सफरनामा चलाने के पीछे भी यही कारण है कि हम वास्तव में समर्पण के साथ, तमन्ना के साथ, जैसे मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि तमन्ना सच्ची है तो फिर रास्ते निकल ही आते हैं। बहन जी की तमन्ना सच्ची थी और इसी तमन्ना के आधार पर उन्होंने 21-22 साल की उम्र से लेकर मानवर साहब के निर्देशों पर कार्य किया और परिणाम हमारे सामने हैं। सफरनामे में मात्र हम किसी एक लीडर के जिक्र के लिए एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वर्तमान में गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के आदर्शों पर शिष्य को कैसा चलना चाहिए, ये सफरनामा आगे भी चलता रहेगा और आगे भी चलेगा ही। इसीलिए एक कार्यक्रम चलाया गया है और आगे के कार्यक्रम में जो भी साथी बोले इसी मानसिकता के आधार पर बोलेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, अब आगे और क्या होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत साहब, आपने सफरनामा के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा बताई कि हमारा कार्यक्रम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, ये भी आपने जानकारी दी। तो मैं सर आपसे अनुमति चाहूंगा, जो हैंड रेज हो रहे हैं तो क्या उनका नाम मैं अनाउंस कर दूं सर? 2 लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं सर नाम। जी, राजपाल अंबेडकर जी हैं, इनका जी कर। सर। जी, अभी हमारे साथी माननीय राजपाल अंबेडकर जी का हैंड रेज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, जो अपना विचार जो रखना चाहते हैं अपनी बात रखें। माननीय राजपाल अंबेडकर जी, आपका स्वागत है सर। उनकी वॉइस कनेक्ट नहीं है, अब आप अध्यक्ष जी को लीजिए डायरेक्ट। एक साथी और है सर, माननीय जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था, अगर वो नहीं है, आवाज उनने नहीं सुन हो पा सकता है गलती से हो गया वो, RS रवि साहब के ओके जैसा, ओके इसलिए आप अध्यक्ष जी को लीजिए। ओके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नहीं, माननीय शेषराव धर्मप्रकाश घांगड़ी भारती साहब जी जो से, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते जी जी जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय शेषराव घांगड़ी जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी अध्यक्षीय घोषणा रखें। माननीय घांगड़ी साहब, आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय साहब। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। जी हाँ, जी जी जी, आज अभी हमारे साथियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे थे, मैं सुन रहा था और आज के कार्यक्रम के हम अध्यक्ष भी है, तो सुनना तो इतना जरूरी है, सुनना ही पड़ेगा और सारा गोशवारा लेके फिर हमें थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है बोलना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम सारे महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी तथा कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध जी, और आज इस सफरनामे में जुड़े हुए मेरे देश भर से, पूरे राज्यों से साथी सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा। प्रजापति जी ने काफी अच्छा बताया, बाद में राम प्रसाद बौद्ध जी ने काफी अच्छा अपना वक्तव्य रखा। सभी का कंक्लूजन जो था, कंक्लूजन था, तो कंक्लूजन में हमारे
बादल सिंह बहुत जी ने बहुत ही निखार के उसको सामने रखा कि इस बहुजन सफरनामा के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने खुलकर बताई है। और कुछ लोग उस बात को समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। जिन जिन ने समझा होगा तो उन बात को इसके आगे रखा करे, ऐसा मैं समझता हूँ। और पूरी बात जो है हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी, इन्होंने भी अपनी बात समय समय पर रखी है इस सफरनामा में। तो मैं अपनी बात रखने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन सफरनामे के अंदर महापुरुषों का जिक्र होता है। तो महापुरुष किसको कहा जाता है, ये समझने की बात है। महापुरुषों का क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि महापुरुष मरने के बाद होते हैं, मतलब वो जब चले जाते हैं तब उसको महापुरुष कहा जाता है। अब ये मेरे बुद्धि को तो नहीं पट रहा है, लेकिन महापुरुषों ने जितने भी, जैसे हमारे बादल सिंह बहुत जी ने बताया कि सफरनामा हमारा तथागत बुद्ध से शुरू होता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और आखिर में हमारे उस सफरनामा के महापुरुष रहे हैं, वो है माननीय कांशीराम साहब। और कांशीराम साहब ने जो परिवर्तन इस देश में लाया, उसके बाद ही उनको महापुरुष कहा गया, कहने के लायक रहे। जिस तरह आज अपन कर्पूरी जी ठाकुर का जिक्र कर रहे, शायद हम तो हमारे समय हुए हैं, वो कर्पूरी जी ठाकुर हम नाम जानते थे, लेकिन इतने महान कार्य, इतने अच्छे जननायक थे, ये हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने उनको बारीकी से पढ़ा नहीं। ये हमारी गलती हम मानते हैं। जिन हम महापुरुषों को लेके चल रहे हैं, उनमें जननायकों का भी जिक्र होना चाहिए। जैसे अभी राम प्रसाद जी ने बताया कि हमारे बिरसा मुंडा जी का भी जिक्र होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती हमने मनाई है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। तो मैं अपनी वक्तव्य में ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन सफरनामा तथागत बुद्ध से शुरू होता है और मान्यवर साहब तक चला आता है। तो ये है महापुरुष कैसे कैसे बने, क्यों बने, ये हमें उनकी जीवनी पढ़ने से और उनके हुए दिए हुए कार्यों से हमें नजर आता है कि ये महापुरुष ही है। जननायक उनके कार्यों से होते, जैसे हमारे कर्पूरी जी ठाकुर, ये 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनकी सफलता सदाचार और स्वच्छ छवि के कारण और लोभ लालच के बिना उन्होंने इस राज्य की, बिहार राज्य की, वहां के लोगों की सेवा की है। और अभी अभी हमारे एक साथी ने बताया, उनका आना जाना भी रिक्शा से हुआ करता था। तो उनकी सोच थी, उस समय इतने बड़े पैमाने पर गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे, ज्यादा करके बिहार राज्यों में, दूसरे राज्यों में रिक्शा गाड़ी चलती थी। हमारे राज्यों में भी रिक्शा गाड़ी ज्यादा चलती थी, उसको लोग खींचते थे रिक्शा को। तो उनकी एक सोच थी कि भाई मैं अपने पैसे ज्यादा क्यों खर्चा करूं, जो कि मुझे पैसे की लालच ही नहीं थी। जैसे हमारे कर्पूरी जी ठाकुर थे, उनका फटा हुआ कोट, अभी अभी बताया हमारे एक साथी ने, फटा हुआ कोट था, उनको फिर बाद में कोट वहां से दान दिया गया कर्पूरी जी ठाकुर जी को। तो ये वाकया हमारे माननीय कांशीराम साहब के साथ भी हुआ है। उनको भी 5-10 रुपए का कोट पहन के भामसेप के अधिवेशन में आना पड़ा था, क्योंकि वहाँ IAS IPS बड़े बड़े महान लोग आके बैठे थे कि जिनके सामने मान्यवर साहब का वो हाफ शर्ट और वही पैंट, उनका वही अपना पुराना वो बूट,
तो वो इतने बड़े लोगों के सामने किस तरह जाए। इसलिए हमारे कुछ साथियों ने उनको साहब को बताया था कि साहब इतने बड़े बड़े लोग वहाँ उस बामसेफ के अधिवेशन में आ रहे हैं और आप जो है इसी में चलेंगे तो कैसा होगा, आप तो इसके मुखिया हो। तो ऐसा कुछ बता रहे, भाई क्या होता है, नहीं नहीं साहब आपको कोट लेना चाहिए। तो उनको भी 10-5 रुपए का कोट वही दिल्ली से लेके दिया था। तो ये ऐसे जो त्यागी लोग होते हैं, ये त्यागी लोग इसी तरह के होते हैं, इसीलिए उनको परिवर्तित किया जाता है। उन्होंने जैसा बिहार राज्यों में परिवर्तन किया, बिहार के लोगों में उन्होंने परिवर्तन किया, खुद को उसी श्रृंखला में डाला, तब जाके उनका नाम आज कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक के नाम से उनको माना जा रहा है, लोग उनको याद किया जा रहा है। हमारे इसमें नहीं था, लेकिन हमारे संस्थापक जी ने कर्पूरी जी ठाकुर जी का जिक्र होना चाहिए सफरनामा में, उन्होंने बताया और उस दिन से कर्पूरी जी ठाकुर जी के बारे में लोग कुछ ना कुछ बताना शुरू कर दिए हैं। तो आज काफी उनकी बातें, उन्होंने किए हुए कार्य बताए जा रहे हैं। हमें भी याद आ रहा है कि बात सही हो सकती है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था, बिहार और झारखंड के लोगों ने उनको आंखों से देखा है। जैसे जैसे अभी राम प्रसाद जी ने बताया कि तब झारखंड और वो दोनों एक ही था, तो उनके कक्षा के इसमें भी उनका नाम वाम रखा, अभी सब उन्होंने बताया। तो इस तरह से कर्पूरी जी ठाकुर जी का भी जननायक के रूप में जो काम था वो काबिल तारीफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महापुरुषों को जो बदलाव उनके जीवनी में आता है, जो बदलाव अपने जीवनी में करते हैं, तो वो जैसे बुद्ध ने किया, उसके बाद करते करते जैसे अपने कुछ सालों के बाद में बाबा साहब अपने सामने आए, तो बाबा साहब के जीवन में भी इसी तरह अपने जिंदगी को चलाते चलाते जितने दुख दर्द सहते हुए उन्होंने जो परिवर्तन किया, जो बदलाव लाया है समाज में, देश के अंदर, तो वो महानायक हो गए, महापुरुष हो गए। छत्रपति शाहू महाराज अपने राज्यों में राजा थे, परिवर्तन लाया, महापुरुष हुए। जो अलग से हट के जो काम होता है, महात्मा फुले जी ने, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, पेशे वाले थे, लेकिन जब वो गए तो उनके कपड़ा लेने के लिए भी पैसा नहीं था। तो इनके त्याग है जिन्होंने एक समाज में अलग तरीके का परिवर्तन लाया, इसलिए उन लोगों को महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। उसी तरह महापुरुषों को एक श्रृंखला में रखना पड़ता है और जननायकों को, त्यागी लोगों को एक श्रृंखला में रखना पड़ता है। ये श्रृंखला अपने पास बहुत है, जिन्होंने परिवर्तन किया है, इस श्रृंखला है जननायकों की। जैसे बिरसा मुंडा है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, इन्होंने परिवर्तन नहीं, इन्होंने क्या किया, अपने जीवनी को उस कार्यों में ढाला है। जो कार्य उनको करना चाहिए, वो कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। महापुरुष बनने के लिए पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन लाने की अलग प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को महापुरुषों के लिस्ट में लाया जाता है, तब जाके उनको महापुरुष लोग खुद ब खुद बोलना शुरू कर देते। तो मेरा कहना यह है कि जैसे मान्यवर साहब ने, बाबा साहब ने जैसे दो बातें बताई थी कि हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है, और दूसरी जो कि इस भारत को बौद्धमय बनाना है। ये दो बातें बाबा साहब ने सामने रखी थी। उसी सिलसिले में मान्यवर साहब ने आगे उस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, उस काम को बढ़ाते हुए उन्होंने अपने आप को ढाल दिया और ये दो कामों के पीछे वो लग गए। आखिर काल में उन्होंने जो है बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर नागपुर में ही स्थापित किया था। बंटी जी के माध्यम से उन्होंने वो काम भी पूरा करके रखा था। उन्हें 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों के साथ में आने वाले समय में दीक्षा भी लेनी थी, लेकिन ये हमें साथ नहीं मिला। ऐसा समझो कि हमारी कमियां थी, ऐसा समझो। वो 9 तारीख को, 14 तारीख के पहले 9 तारीख को वो हमारे में से निकल गए, वरना अगर वो कुछ साल और रहते तो शायद इस भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाए बगैर वो नहीं रहते, चुप नहीं बैठते। ये तो मैं बिखूबी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी उनके साथ 30-35 साल गए, तो इसलिए मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ उनके कार्यों को,
तो उनके त्याग को तो मैं सब देखा हूँ आंखों से, इसलिए मुझे कुछ उनके बारे में और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बातें अगर हम उजागर करते रहेंगे, आने वाले पीढ़ी के सामने रखते रहेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी का जो काम है, वो जननायक कैसे हुए ये बताते रहेंगे, मान्यवर साहब महापुरुष कैसे बने ये बताते रहेंगे, उनका कार्य बताते रहेंगे, तो भी आने वाले पीढ़ियों के सामने उनका आदर्श रहेगा। और आदर्श के माध्यम से ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सक्षम और त्यागी सब जैसे सफल सदाचार स्वच्छ छवि के लोग हम आरबीएम के माध्यम से बनाना चाह रहे हैं, बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। तभी हमको आज 35-36 राज्यों तक लोग जानने मानने लगे हैं। हमारे सारे लोगों को, जैसे हमारे आचार्य जी है, हमारे संस्थापक जी है, बादल सिंह जी है, ऐसे कई सारे हमारे 35-36 राज्यों में लोग हैं जो इस छवि को उजागर करना चाहते, बरकरार रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं दावे से आप लोगों को कहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य को बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करेंगे और वो होगा, ये मैं दावे से कहता हूं। बशर्ते यह है कि आने वाली पीढ़ी अनुकरण करने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी अनुकरण करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को उनके सामने ये सारे महापुरुषों के, जननायक के काम रखने चाहिए, उनके कैडर होने चाहिए। इस तरीके से कैडर हम जैसे वेबिनार ले रहे, ऐसे अभी ऐसे अपने नैनीताल में फिर हमारा 8-10 दिन का वो कैडर कैंप भी होने जा रहा है। इस तरीके के हम हर राज्यों में हमारे अधिवेशन भी होते हैं। उस राज्यों के लोगों तक हम अपने महापुरुषों को, हमारे जननायकों को हम आगे ले जाते, उनका बखान करते हैं और आने वाले पीढ़ी को उनका काम और कार्य से अवगत कराते हैं। तो ये कारवा हमारा उस मुकाम तक जाएगा, ये मैं दावे से आप लोगों को कहता हूँ। बशर्ते ये है कि आप लोगों को साथ देने की जरूरत है, तन मन धन से, तन मन और धन से साथ देने की जरूरत है। जहां तक हमारे खून का एक कतरा साथ है, हम चलने के लायक है, तब तक इस कारवा को हम आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से चलते रहेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग भी पूरे हमारे देश से, सारे राज्यों से हमारे जो साथी जुड़े हैं, वो भी यही काम करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। और आने वाली पीढ़ी को इस आदर्शवान लोगों के, महापुरुषों के, जननायकों के काम आगे रखते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना भी काम आगे रखते हुए इन लोगों को उजागर करते रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ बड़ा अच्छा होगा। और हम तो कर ही रहे हैं और आने वाले लोग भी करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और हमारे लोग, सारे राज्यों के हमारे साथी इसी तरह का आगे आगे अपने कार्यक्रमों को बढ़ाते रहेंगे और काम भी उसी तरह करते रहेंगे, जैसे दिशा निर्देश हमारे केंद्र से होते रहेंगे, तो उसी तरह कैडर कैंप और कार्यों को आगे आगे हम बढ़ाते रहेंगे। तो इसी कड़ी को हम आगे ले जाते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सर, माननीय शेषराव गांधी जी, जो आपने जानकारी दी और वक्तव्य रखा, निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन दिया। और अभी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, मैं निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद स्वरूप आप अपनी बात रखें और हमें अनुग्रहित। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पुनः सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आदरणीय आज की वेबिनार के अध्यक्ष जी शेषराव झांगड़े साहब और हमारे जितने भी साथियों ने अपनी बात रखी है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि बहुजन सफरनामा का ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसमें जनवरी के महीने में हमारे कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो उसमें 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ है, जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है और वो हमारे महापुरुषों में शामिल हैं। 15 जनवरी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हुआ है, जिन्हें
भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है और 24 जनवरी को हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती होती है। तो इस किस्म से अभी 3 ही ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बारे में हम लोगों को जानकारी है, तो उनके जीवन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूज्य कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1952 से 1988 तक 17 फरवरी 1988 को भी उनका परिनिर्वाण हो गया। परिनिर्वाण होने तक वो विधायक रहे, पूरे 36 वर्ष कंटिन्यू वो विधायक रहे, एमएलए रहे। और वो एमएलए रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उनकी समाज, जिस समाज को वो बिलोंग करते थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, मनुवादी व्यवस्था के आधार पर, तो वो नाई समाज, जिसे हम सविता समाज कहते हैं, तो सविता समाज को वो बिलोंग करते थे, नाई समाज को बिलोंग करते थे। तो नाई समाज का वोट प्रतिशत पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं पाया जाता कि वो किसी गांव का प्रधान या सरपंच या किसी वार्ड का मेंबर अपनी समाज यानी अपनी जाति के आधार पर बना ले। बहुत कम संख्या में उनका वोट पाया जाता है। एक गांव में 4-5 वोट, एक मोहल्ले में, बस्ती में 4-5 वोट, ये उनका रेशियो होता है। लेकिन ये उनकी जननायक बनने की एक बड़ी कहानी प्रदर्शित करती है कि जिनका अपनी जाति का वोट नहीं था, भारत में जाति एक बड़ा आधार है, जिनकी जातियों का वोट है, अगर वो लंबे समय तक सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी जाति का एक आधार है। लेकिन पूज्य कर्पूरी ठाकुर जी की जाति का आधार नहीं था, इसके बावजूद भी वो विषम परिस्थितियों में भी, विपक्ष की राजनीति करते हुए भी 36 वर्ष तक कंटिन्यू एमएलए रहे, डिप्टी सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे, अनेकों बार नेता प्रतिपक्ष रहे, विरोधी दल रहे। ये उनकी सफलता के पीछे उनकी सादगी, प्रत्येक समाज के लिए बराबर का सम्मान, उपेक्षित गरीब पिछड़ों के लिए जीवन का समर्पित होना, यही उनके जननायक होने की निशानी है। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक दो दो साथी को जोड़कर आप संख्या बढ़ाइए, एक एक दो दो साथी को जोड़िए, संख्या बढ़ाइए, जिससे महापुरुषों का जीवन संघर्ष ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे अभी हमारे आज के अध्यक्ष जी ने कहा, शेषराव साहब ने, कि हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं, हमारी गलती है। तो मैं शेषराव साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आपकी और हमारी गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको, जो हमारे देश के साहित्यकार हैं, उन्होंने उनके बारे में कभी लिखा ही नहीं, उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया ही नहीं गया। तो जब लिखा ही नहीं गया, तो पढ़ने वाले को पढ़ने का अवसर कहां से मिलेगा? ये तो ऋण है मान्यवर काशीराम साहब का, कि उन्होंने खोज कर करके एक एक महापुरुष को निकाला और उनकी जीवनी को समाज के सामने लाए और उनको वो आदर सम्मान समाज ने देना शुरू किया। अभी हम परसों से चर्चा कर रहे हैं और हम जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिस जाति में जन्म लिए थे, उस जाति का एक भी व्यक्ति, मैं समझता हूं, इस वेबिनार में नहीं जुड़ा होगा, है ना? तो क्यों नहीं जुड़ा होगा? क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है। तो ये हमें हमारे जो संस्थान हैं, उन्हीं महापुरुषों के
जीवन संघर्ष को आने वाली नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिससे वो प्रेरित होकर ये एक अच्छा भारत, अखंड भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बना सके। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसे अपनी बातों से हम लोगों को बताया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो सर कार्यक्रम की समाप्ति की ओर कर दें सर। जी, सबको माइक के हाँ, सब खोलने की सभ्य परमिशन है। सभी साथी अपने माइक खोलें और हम एक साथ एक स्वर में सभ्य सत्ता करके कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी बच्चे हो गए वही चल रहा है 12 2 1 2 बजे तक। सुखी सभ्य दुख सभ्य सत्ता सुखी सभ्य होन्तु जगे मिनु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सबका मंगलो संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा